हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसकी प्रथम शुरुआत 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई। वहाँ की प्रजा ने वहाँ के सम्राट को सत्ता से हटाकर सत्ता की बागडोर प्रजा ने अपने हाथों में ले लिया, लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात ये रही कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। उसने प्रजातंत्र की फिर से हत्या कर दी। प्रजातंत्र की हत्या करके फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया। यानी वहाँ के लोगों ने बड़ी मुश्किल से राजतंत्र को ख़त्म किया था और प्रजातंत्र लाया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि फिर से प्रजातंत्र की हत्या करके राजतंत्र स्थापित कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। जब फ्रांस पर इसकी हुकूमत शुरू हो गई तो इन्होंने बहुत विजय प्राप्त किया। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। इन्होंने नेगेटिव काम तो बहुत किए, लेकिन इनका सबसे पॉजिटिव और सबसे अच्छा काम आचार संहिता था। आचार संहिता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार देना। कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार देना। और यह नियम 1804 में इन्होंने लागू किया था। यानी 1804 से 1815 तक। आप लोग याद रखिएगा, टेंथ में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1804 से 1815 तक नेपोलियन का काल कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात ये रही कि वहाँ की जनता ने ही उसे मार दिया। चलिए आगे देखते हैं जोसेफी मैसिनी कौन थे। जोसेफी मैसिनी कौन थे? तो जोसेफी मैसिनी यंग इटली का संस्थापक भी थे और एक महान क्रांतिकारी भी था। यानी इटली का एकीकरण में जोसेफी मैसिनी का अहम भूमिका था। जोसेफी मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। जोसेफी मैसिनी 1807 में जेनेवा में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर? जेनेवा में। चलिए क्वेश्चन आ भी गया कि यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की। देखिए, यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। बस इतना याद रखिए कि यंग इटली एक क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफी मैसिनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। यानी इटली की एकीकरण की प्रचार के लिए जोसेफी मैसिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? जर्मन पंचांग या तिथिक्रम का मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था। याद रखना कि जर्मन पंचांग को डिजाइन किसने किया? एंड्रियास रेबमान ने इसका डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? देखिए, कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था, जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना, उन्हें प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए, इस पुस्तक के लेखक थे मॉन्टेस्क्यू साहब। इनके पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। यानी ये दो में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है हर बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 9, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह किसका कथन है? तो लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन एंड्रियास रेबमान का ही है। यह कथन किसका है? एंड्रियास रेबमान। क्वेश्चन नंबर 10,
निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, निरंकुशवाद का मतलब ऐसी सरकार, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर रोक नहीं लगाया जाएगा, उसी को निरंकुशवाद कहा जाता है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश मतलब रोक नहीं होता, ऐसी राजाशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती। क्वेश्चन नंबर 11, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ये ड्यूक मेटरनिक साहब वही है जिन्होंने कहा था कि फ्रांस जब चीखता है तो बाकी देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक साहब थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कल्पना दर्श या यूटोपिया क्या है? तो देखिए, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श कि उसका सरकार होना लगभग असंभव है, यानी इतना आदर्श उसका सरकार बन ही नहीं सकता है, उसी को कल्पना दर्श कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्र क्या है? देखिए, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, उसे ही राष्ट्र कहा जाता है। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को जनमत संग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उन लोगों का गिरह क्षेत्र बन जाता है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाई तथा धार्मिक आधार पर एक समुदाय में एकजुट होते हैं तथा राजनीतिक आधार पर प्रसारित होते हैं, उसे ही राष्ट्र राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है लोगों का अपने देश या राष्ट्र के प्रति प्यार या प्रेम, राष्ट्रवाद कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। कब? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है। तो राष्ट्रवाद एक विचार है। क्या है? एक विचार है। राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, उदारवाद का अर्थ होता है आज़ादी, यानी उदारवाद लोग क्या चाहते थे यूरोप में? तो उदारवाद के लोग आज़ादी चाहते थे और सभी के समक्ष में सभी के लिए बराबर का अधिकार चाहते थे। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यानी ऐसा संविधान जो सभी को अधिकार मिले। रूढ़िवाद कौन थे? उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, वो रूढ़िवाद थे। यानी रूढ़िवाद लोग उदारवादी के विरोध में थे। यानी पहले की जो चीज़ें थी, जो शासक वर्ग थे, जो सामाजिक वर्ग थे, वही रखना चाहते थे, बदलना कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन यूरोप में उदारवादी लोग बदलाव चाहते थे कि नहीं, अब बदलाव होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, जोल्बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था? इसकी स्थापना क्यों की गई? देखिए, जोल्बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना पर्सिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें सभी लगभग जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया
और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। मताधिकार किसे कहते हैं? देखिए, मताधिकार का अर्थ है वोट देना। तो आप लोग ये अच्छा से जानते भी हैं कि वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? मैटरनिक साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। नारीवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, नारीवाद का यहाँ अर्थ है कि समाज में, राजनीतिक में, सभी में नारियों के अधिकार को ही नारीवाद कहा गया है। नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन का उदय 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ, जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, लेकिन अब उन लोगों को अधिकार देना पड़ा। विचारधारा से आप क्या समझते हैं? देखिए, विचारधारा क्या होता है कि सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। जैसे कि अभी आपका विचार समाज के प्रति क्या है, अपने परिवार के प्रति क्या है, अपने राष्ट्र के प्रति आपका विचार क्या है, उसी को विचारधारा कहा जाता है। एकदम अपनी भाषा में समझिए। क्वेश्चन नंबर 23। विचारधारा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? निर्जातीय एक साझा नस्ली, जनजातीय संस्कृति, उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसी को निर्जातीय कहा जाता है। एक प्रकार से तुम इसको रूपक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी को राष्ट्र बनने में जो प्रमुख भूमिका निभाया विलियम प्रथम साहब थे, पर्सिया के शासक, और एक पर्सिया का चांसलर था बिस्मार्क साहब। इन दोनों का बहुत ही अहम भूमिका रहा है जर्मनी के एकीकरण में।